हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत किस में दिया था? 1969 में दिया था। तो जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत 1969 में दिया था। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने सही व गलत के बीच निर्णय लेने वाली जो चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहा है, जिसमें नैतिक द्विधा शामिल होती है। यानी कि इस लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि जो बच्चे हैं वो सही और गलत के बीच निर्णय लेने की जो उनकी चिंतन प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने क्या बोला है? नैतिक तर्कड़ा यानी कि मोरल रीजनिंग कहा है, जिसमें कि नैतिक द्विधा शामिल होती है। क्योंकि बच्चे इस स्थिति में यह नहीं सोच पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो इस बारे में वो चिंतन करते हैं और इसे हम लोग मोरल रीजनिंग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें नैतिक द्विधा शामिल होती है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए दोस्तों देखो, उन्होंने एक लघु कथा बताई थी, शॉर्ट स्टोरी बताई थी उन्होंने, छोटी थी। तो उसमें उन्होंने यह बताया था, इस कहानी में लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कथा बताई थी जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो कि एक लघु कथा है। तो इस प्रकार, तो यूरोप की एक महिला थी, वो बहुत बीमार थी। वो उससे कैंसर रोग था, यानी कि वो कर्क रोग से पीड़ित थी। वो बहुत बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही थी। यानी कि वो जो महिला थी उसे कर्क रोग था और वो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी। जो उसका पति था वो हिंज था। उसके पति का नाम क्या था? हिंज। जो हिंज था वो एक बहुत गरीब आदमी था, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या किया, आइए देखते हैं। कि जो डॉक्टर के पास वो गया, तो डॉक्टर ने बताया कि एक दवा है जिससे आपकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। उस दवा का नाम है रेडियम। वो एक तरह का रेडियम है। तो उसकी जो रेडियम की खोज थी, एक फार्मासिस्ट ने की थी उस दवा की खोज, और जो उस दवा का जो मूल्य था वो बहुत अधिक था। तो फार्मासिस्ट ने उस दवा की जो खोज की थी, तो वह उस रेडियम में जितने भी पैसे लगे थे उसका निर्माण करने में, तो उसमें लगे धन से वो 10 गुना अधिक धन हिंज से ले रहा था। उसने ये बोला था कि अगर आप मुझे इस दवा पर लगे धन का 10 गुना अधिक धन दोगे तभी मैं आपको ये दवा दूंगी। तो जिस कारण से उस औरत की पत्नी यानी हिंज की पत्नी जो है वो बच सकती, यानी कि उसकी जान बचाई जा सकती। तो हिंज काफ़ी गरीब था, तो वो उस दवा को खरीदने में असमर्थ था, लेकिन वो दवा वह नहीं खरीद सकता था। तो हिंज ने उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कहा कि आप मुझे, उसे कुछ पैसे दिए हिंज ने उस फार्मासिस्ट को, और बोला कि आप मुझे यह दवा दे दीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो ताकि उससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। तो फार्मासिस्ट ने उसे उस दवा देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने इस दवा की खोज करने में काफ़ी धन लगाए हुए हैं, तो मैं इससे 10 गुना अधिक धन लूँगा। यानी कि जितने भी इस दवा की खोज करने में उससे पैसे लगे हैं, तो उससे मैं 10 गुना अधिक धन लूँगा, क्योंकि मैंने इस दवा की जो खोज की थी अधिक धन कमाने के लिए की है। जब तक आप मुझे उसका पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको दवा नहीं दूंगा। तो हिंज तो बेचारा गरीब था, वो इतनी पैसे नहीं दे सकता। तो हिंज ने क्या करा, हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान से उसकी दुकान तोड़कर उसने क्या किया, रेडियम चुरा ली, यानी कि वो दवा चुरा ली, जिससे कि उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती। तो हिंज ने कौन सा रास्ता अपनाया? चोरी का। अब वो हिंज जो था वो नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। अगर हिंज चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है। तो हिंज जो है वो नैतिक दुविधा के बीच फंसा हुआ था। तो इसी बारे में कोहलबर्ग ने बताया कि जो कोहलबर्ग ने इस कहानी को इस कहानी का आधार पर 2 बातों पर बल दिया है। कौन कौन से? कि नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी कि वो हिंज ये नहीं समझ पा रहा था कि वो दुविधा में फंसा हुआ था। अगर वो सही और गलत के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा था, वो दुविधा में फंसा हुआ था कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी जो पत्नी है वो मर जाएगी। तो हिंज ने कौन सा रास्ता अपनाया? हिंज ने क्या किया? हिंज ने चोरी की। तो जो चोरी करना सही है या गलत है?
क्योंकि हिंज ने मजबूरी में चोरी की। हिंज ने सोचा कि अगर मैं इस दवा को नहीं चुराता तो मेरी पत्नी नहीं बचेगी, मेरी पत्नी की जान जा सकती। तो हिंज ने नैतिक दुविधा उसमें शामिल थी। वो या नहीं सोच पा रहा था कि वो क्या करे। तो हिंद ने चोरी का रास्ता अपनाया। उसने चोरी करके वो दुकान तोड़कर उससे वो दवा चुरा ली जिससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सके। तो इसमें नैतिक दुविधा शामिल है। तो कोहलबर्ग ने इसमें यही बताया है कि कभी कभी हम लोग सही और गलत के बीच निर्णय लेने में कई दुविधाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है कि हमें क्या करना है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नैतिक दुविधा कहा जाता है। अगर हिंद चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस जेल में पकड़कर बंद कर देगी। और दूसरा उन्होंने नैतिक तर्कणा यानी मोरल रीजनिंग में यह बताया कि वो सही और गलत के बीच उसने चयन किया। तो हिंज ने सही और गलत के बीच में ये कौन सा रास्ता अपनाया, चोरी करने का। तो हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया, यानी चोरी करने का निर्णय लिया। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती। तो इसने मतलब यही बताया गया कोहलबर्ग ने कि जो नैतिकता होती है, नैतिकता से यही तात्पर्य होता है कि सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करना। तो ये नैतिकता जो है हम लोग नैतिकता किससे सीखते हैं, वो समाज का ही तो एक तत्व है जिसकी उपस्थिति से सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो कोहलबर्ग ने यही बताया है कि सही और गलत के बारे में निर्णय में जो शामिल होती है वो चिंतन प्रक्रिया शामिल होती है, उसे हम लोग मोरल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, यानी मोरल तर्कना। और मोरल तर्कना करते हैं मोरल रीजनिंग, तो उसमें नैतिक दुविधा शामिल होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कोहलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो किस में दिया था, 3 चरणों में दिया था। पहला चरण उन्होंने बताया था पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। यह स्तर जो होता है कितने से कितने वर्ष तक होता है, यह स्तर जो होता है 4 से 10 वर्ष तक की उम्र का होता है। इस स्तर में इन्होंने 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो इस अवस्था में छात्रों को नैतिक विकास जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस विकास में बच्चे यह नहीं समझ पाते इस अवस्था में कि उनके बीच क्या सही है क्या गलत है। इसके बीच वो अंतर नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, इसी के बीच उन्होंने अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जो पहला सिद्धांत होता है वो हमारा कौन सा होता है, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। यह स्तर जो है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो कोहलबर्ग ने यही बताया है कि जो नैतिकता का विकास होता है इस अवस्था में वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इस अवस्था में बच्चा सही और गलत के बीच अंतर पता नहीं होता है। देखिए इस अवस्था को जो कोहलबर्ग ने कितने भागों में बांटा, इस अवस्था को कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा। कोहलबर्ग जो नैतिकता के 3 चरण दिए, तीनों चरण को 2-2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे दोनों चरण। तो पहला चरण हमारा कौन सा था, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर है। तो इस चरण को कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा गया। तो पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा है दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि जो दंड एवं आज्ञा पालन होगा, इसमें उन्होंने यह बताया कि इस अवस्था में बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं, कि बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वह गलत काम करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड मिलेगा। अगर वह कोई अच्छा काम करेंगे तो उनको उस काम के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने को मिलेगी या तारीफ सुनने को मिलेगी। तो इसमें जो होता है दंड एवं आज्ञा के पालन में, इसमें माता पिता का नियंत्रण होता है। अगर बच्चा माता पिता के डर, अगर बच्चों को उनके माता पिता का डर होगा तो वो गलत काम नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी बच्चे को चॉकलेट दी गई, उससे कहा गया कि ये अपने भाई या बहन को भी इसमें से आपको चॉकलेट देना है, तो उस बच्चे को अगर उसके माता पिता का डर होगा तो वो उस बच्चे को चॉकलेट दे देगा। लेकिन जब उससे उसके माता पिता का डर नहीं होगा तो वो सोचेगा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बच्चा नहीं देगा। यानी कि जो इस अवस्था में होती है तो बच्चे का जो है माता पिता का नियंत्रण होता है। अगर वो सोचेगा कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसे सोचेगा हमें मम्मी पापा या हमारे घर वाले जो है हमें दंड देंगे, यानी कि सज़ा देंगे। अगर वो जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसे उसके लिए दूसरे व्यक्ति से भी तारीफ मिलेगी कि हाँ किसी ने अच्छा काम किया है।
तो आई होप आप लोगों को ये पहली अवस्था में दंड एवं आज्ञा का पालन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता का मतलब है कि जो है स्वार्थ से भी स्वार्थी बच्चा होगा, कि जो बच्चा है इस बच्चों का जो व्यवहार होगा वो इस अवस्था में खुलकर सामने नहीं आता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उनके साथ करेगा वह खुद उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। यानी कि बच्चे जो है इस अवस्था में क्या होते हैं, इसमें हम लोग स्वार्थी होते हैं, यानी स्वार्थी बच्चा होता है। अगर बच्चे से कहा गया है तो अपनी चॉकलेट जो है किसी और को भी देना, तो अगर नहीं सारी चॉकलेट मुझे दे दो, ये सारी चॉकलेट मैं ही लूँगा, तो इसमें आत्म केंद्रिता होती है। तो इस अवस्था में जो बच्चों का व्यवहार है वो खुलकर सामने नहीं आता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है व्यवहार, क्योंकि जो बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेगा वह खुद भी उनके साथ वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो पहला हमारा कौन सा था, पहला हमारा जो कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत था, तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया था पूर्ण रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। ये जो स्तर है 4 से 10 वर्ष तक की होता है। तो इस अवस्था में आपको इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला हमने आपको बताया दंड एवं आज्ञा का पालन, और दूसरा आत्म केंद्रिता का। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। यह स्तर जो होता है 10 से 13 वर्ष तक की उम्र का होता है, या स्तर 10 से 13 वर्ष तक की होता है। तो इस अवस्था में देखिए क्या बताया कोहलबर्ग ने, कि इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है और उसी के आधार पर सही व गलत का निर्णय करता है। यानी कि जो हमारा सेकंड जो स्तर है रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर है, तो इस स्तर में बालक जो है वो दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है और उसी के आधार पर वह सही और गलत के बीच निर्णय करता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस अवस्था को भी जो हमारे कोहलबर्ग ने उन्होंने 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं वो 2 भाग कौन कौन से। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था। पहला हमारा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था, यानी कि इस अवस्था को हम लोग कहेंगे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था से मतलब है, ये आप समझ लीजिए कि प्रशंसा करना या तारीफ करना, या अनुकरण सीखना या प्रशंसा जीतना। तो इस अवस्था में जो है बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है या नैतिकता का उच्च स्तर होता है। जो यह नैतिकता का स्तर है वो काफ़ी उच्च होता है। उच्च स्तर में इस अवस्था में बच्चों में आंतरिक नियंत्रण होता है, खुद पे ही नियंत्रण होता है कि वह इस अवस्था में बच्चे खुद से ही, अगर उनका जिस हिसाब से जैसा आचरण होगा उसी हिसाब से वो उनका आंतरिक नियंत्रण होगा, यानी कि उनकी प्रशंसा जीतना, यानी कि उनका जितना अच्छा आचरण होगा उन्हें उतनी प्रशंसा मिलेगी। तो उस अवस्था में जो है आचरण जो है वो संपूर्ण से उसे खुद पर डिपेंड करता है, यानी आंतरिक नियंत्रण में होता है, वह खुद से ही सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए उन्होंने क्या दिया था, नेक्स्ट नियम दिया था कानून व्यवस्था अवस्था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको कानून व्यवस्था अवस्था। इस अवस्था में क्या था, कानून व्यवस्था अवस्था है, यानी कि जो नियमों को ध्यान में रख के खुद का विकास करना। इस अवस्था को हम लोग यह अवस्था कहेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि नियमों को ध्यान में रखकर खुद का विकास करना, यानी कि मैं कानून को मानते हुए अपना निर्णय खुद लूँगा, यानी कि बच्चों को इसमें नैतिक विकास हो जाती है। तो इस अवस्था में बच्चों की जो नैतिक विकास की अवस्था होती है वो सामाजिक आदेश, कानून और न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुण को धारण करता है, यानी कि हमारी ये जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है हमारी, दूसरी अवस्था कौन सी है, रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर, यानी कि यह स्तर 10 से 13 वर्ष तक की होता है। तो इस अवस्था में बच्चों के मध्य सही और गलत का निर्णय इस अवस्था में बच्चा करने लगता है। तो वह यह खुद से समझ लेता है कि क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है। तो इसलिए वो खुद नियमों को ध्यान में रखकर वो अपना विकास करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चा जो है कानून को मानते हुए
अपना निर्णय खुद लेता है, यानी बच्चा कहता है कि मैं कानून को मानते हुए अपना निर्णय खुद लूँगा। तो इस अवस्था में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था आ जाती है, जैसे सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित हो जाता है। और इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुण को धारण कर लेता है। तो आई होप आप लोगों को सेकंड वाला समझ में आ गया होगा, रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। अब देखिए हम लोग थर्ड वाला पढ़ लेंगे। हमारा थर्ड क्या है, उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। जो हमारा उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता, हमारे कोहल वर्ग ने तीसरा स्तर कौन सा दिया था, उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर। इस स्तर जो है वो 13 वर्ष से अधिक, यानी 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की। इस अवस्था में उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी कि यह जो होता है इस अवस्था में बच्चे जो है खुद से, क्योंकि 13 वर्ष से अधिक हो जाता है उसे नैतिकता का विकास हो जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है खुद के निर्णय स्वयं चुने गए सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो इस अवस्था को भी कोहल वर्ग ने 2 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं वो 2 भाग हमारे कौन कौन से। तो पहला भाग है हमारा सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का मतलब यानी कि इसमें जो है अपना अपना हित होता है। सपोज दैट ये मान लीजिए कि जैसे हम दुकान में सब्जी लेने गए और सब्जी वाले से बोला कि आप हमें सब्जी दे दीजिए, तो सब्जी देना एक उसका अपना भी हित है, क्योंकि वो हमें सब्जी देगा तो उससे उसको पैसे मिलेंगे। और एक हमारा अपना भी हित है, क्योंकि अगर हम सब्जी लेंगे तभी हम उसे घर में पकाएंगे और उसे खाएंगे। यानी कि इस सामाजिक अनुबंध में जो है अपना अपना हित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना या तोड़ना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो है अपना अपना हित होता है। अगर सब्जी वाले ने सब्जी दिया तो उसका अपना हित है, अगर हमने सब्जी ली तो उसमें हमारा अपना हित है। यानी कि हम लोग ये समाज के समझौते के साथ ही बनाते कि हमें समाज के साथ कैसे समझौता करना है, अच्छा करना है या गलत, तो वो अपने हित पे होता है, क्योंकि इस अवस्था में अपना अपना हित होता है। अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो अपने हित के लिए करेंगे। तो सामाजिक अनुबंध में हम लोग अपने हित के बारे में ही करते हैं या सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिकता। यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता का स्तर है कि मतलब कि इस अवस्था में जो है सार्वभौमिकता, यानी इसमें दूसरे का हित होता है, खुद का हित ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता है। यानी कि इस अवस्था जो होती है हमारी सार्वभौमिक नैतिकता, इस अवस्था में जो होता है वो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। जो उनके व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है वो किसके अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख के दूसरों के बारे में सोचते हैं। कि सपोज दैट जैसे ये है कि अगर दूसरों के हित के बारे में सोचना, कि यानी कि जैसे वो आएगा कि मैं भूखा रह लूँगा पर तुम भूखे मत रहना है। उसने ये बताया कि इसमें अपना हित नहीं है, दूसरों का हित है। तो इसमें ये ही बताया कोहल वर्ग ने कि जो अपनी भावनाएं हैं उसको नियंत्रण में रख कर ही अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा ही हम नैतिक व्यवहार करते हैं। कि यानी कि इसमें हमारा खुद का हित नहीं, खुद के हित के बारे में ना सोचकर दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। यानी कि मैं ये चीज़ कर लूँगा मगर तुम मत करना, यानी कि मैं भूखा रह लूँगा पर तुम मत रहना। तो ये सब बताया है इस कोहल वर्ग ने सार्वभौमिक नैतिकता। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से। देखिए कोहल वर्ग जो थे हमारे, कोहल वर्ग ने क्या बताया, नैतिकता का सिद्धांत बताया है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है कि जो हमारे कोहल वर्ग थे वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1969 में। उन्होंने सही और गलत के बीच निर्णय लेने की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग कहा है। और उसमें नैतिक दुविधा भी शामिल होती है, क्योंकि इसमें बच्चा डिसीजन नहीं कर पाता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो कोहल वर्ग ने इसमें ये एक लघु कथा बताई है कि ये बताया कि यूरोप की एक महिला थी जो कि जिसे कैंसर रोग था, वो बहुत बीमार थी, वो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही थी। और जो उसका पति था उसका नाम क्या था, हिंद था, वो बहुत ही गरीब था। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि एक दवा है जिससे आपकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है, वह एक तरह का रेडियम है। तो जो रेडियम था उस डॉक्टर के पास है, तो रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। तो जो रेडियम में जितने भी पैसे लगे थे उस खोज करने में, तो फार्मासिस्ट उस दवा का जितना भी इस दवा पे धन लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था, तो उस रेडियम के
निर्माण में लगे धन से उससे कितना 10 गुना अधिक धन ले रहा था, जिससे उसकी पत्नी जो है उसकी जान बचा सकती, यानी हिंज जो है अपनी पत्नी की जान बचा सकता। लेकिन वो हिंज तो है बहुत गरीब था, तो उसके बाद थोड़े ही पैसे थे, उसने थोड़े पैसे फार्मासिस्ट को दिए और कहा कि बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, आप मुझे यह दवा दे दीजिए। तो फार्मासिस्ट ने उसे मना कर दिया। उसने बोला कि मैं इस दवा की खोज मैंने अधिक पैसे कमाने के लिए की है, आप जब तक आप मुझे अपना पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको दवा नहीं दूंगा। तो यानी कि हिंज जो था वो मजबूर होकर उसने क्या किया, चोरी का रास्ता अपनाया। उसने दुकान तोड़कर वह दवा जो थी रेडियम उसने चुरा ली, तो उसने चोरी का रास्ता अपनाया। तो कोहलबर्ग ने इस कहानी में यही बताया कि इसमें नैतिक दुविधा शामिल है। तो इसमें नैतिक दुविधा, कोहलबर्ग अगर सही व गलत के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा था, उसमें नैतिक दुविधा थी कि अगर हम क्या करें, अगर हम चोरी करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारी पत्नी जो है मर जाएगी। तो उसमें नैतिक रीजनिंग मोरल रीजनिंग को दो विचारों के बीच चुनना था, यानी हिंज ने सही और गलत के बीच क्या किया, चोरी का रास्ता अपनाया। उसने चोरी करने का फैसला किया, क्योंकि वह चोरी करेगा तभी उसकी पत्नी की जान बच सकते। तो कोहलबर्ग ने इसी को नैतिकता को कितने चरण में बताया, 3 चरण में मैंने बताया कि पहला रूढ़िवादी है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं नैतिक विकास उनमें नहीं होता है, तो सही गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें 2 अवस्था होती, 2 भागों में बांटा गया है, दंड और आज्ञा का पालन और आत्म केंद्रिता। इसको मैंने आपको अच्छे समझा दिया था। दूसरा रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर है, जो यह स्तर होता है हमारा 10 से 13 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में जो बालक है वो दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करते हैं और उसी के आधार पर वो सही और गलत का निर्णय लेते हैं। इसको भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था और दूसरा कानून अवस्था। नेक्स्ट हमारा जो उन्होंने तीसरा सिद्धांत क्या नैतिक का बताया था, नैतिकता का 13 वर्ष से अधिक। उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर जो उन्होंने बताया था 13 वर्ष से अधिक, यानी 13+ यानी कि प्रौढ़ावस्था तक। इस उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुनने गए सिद्धांतों पर बताया था, क्योंकि अवस्था में बच्चे में नैतिक विकास हो जाता है, इसलिए वो अपना निर्णय खुद से ही लेते हैं। और उन्हें इसको भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा था, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिकता। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।